सामने रखना चाहता हूं देश की और आपकी वस्तुस्थिति को लेकर। कई बार हम लोग सुनते हैं कि सरकार स्थिर है या स्थायी है, लेकिन क्या स्थायी सरकार का मतलब है कि लोग खुश हैं और उनका जीवन स्थायी है और उनका जीवन मजबूत है? बिल्कुल नहीं। मैं कुछ बिंदु आपके सामने पेश करना चाहता हूं। पिछले 8 साल से वास्तविक वेतन मात्र 1% हर वर्ष बढ़ा है देश में। वास्तविक वेतन सीमांत किसान के लिए, मजदूर के लिए, जो छोटे व्यापारी के यहाँ काम करता है या जो छोटी मोटी नौकरी करने के लिए शहर छोड़ के जाता है या किसी लाला के यहाँ काम करता है या कहीं काम करता है, 1% वास्तविक वेतन बढ़ा है हर वर्ष। अब उसी समय जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है हर घर में, हर व्यक्ति को, उनके दाम कितने बढ़े हैं। जहाँ पिछले 8 साल में लगभग 10% वास्तविक वेतन बढ़ा है, वहाँ 250% केरोसिन के रेट बढ़े हैं। उसी समय दूध 50% कीमती हुआ है। उसी समय प्याज के दाम 70% बढ़े हैं। उसी समय अस्पताल के चार्जेस लगभग 150% बढ़े हैं। 8 साल की बात मैं कर रहा हूं। तो अगर 1% वास्तविक वेतन हर साल बढ़ा है और महंगाई लगभग दुगनी हो गई है, इसका मतलब जो पैसा 8 साल पहले आपके जेब में था, आज वो पैसा लगभग आधे के बराबर रह गया है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप आवाज उठाएंगे तो मुझे समझ आएगा कि आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। मैं जब भी पीलीभीत आता हूं तो सबसे ज्यादा मुझे शिकायत मिलती है कि साहब बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, पैसे नहीं दे पा रहे। इस पर क्योंकि आपको पता है मैं अखबारों में लिखता भी हूं, मैंने थोड़ा इस पे अनुसंधान किया, रिसर्च किया कि क्या वास्तविकता है। केवल उत्तर प्रदेश में, मैं यहां पूरी देश की बात नहीं कर रहा, केवल उत्तर प्रदेश में ऐसे 1.25 करोड़ लोग हैं जिन्होंने लोन ले रखा है स्वास्थ्य के कारण, कि कोई बीमार है, उनके पैसे चुकाने के कारण, और आज वो लोन नहीं देने के वजह से वो डिफॉल्टर बन गए। डिफॉल्टर का मतलब आप समझते हैं? हाँ, बकायादार। बिल्कुल, 1.25 करोड़ लोग केवल उत्तर प्रदेश में। अब मुझे एक बात बताइए, बकाया कौन लेगा? जिसकी स्थिति नहीं है वही तो लेगा ना, कोई अमीर आदमी तो लेगा नहीं। अब अगर सरकारी अस्पताल, जिनका काम है गरीबों की सेवा करना, उनकी रक्षा करना, उनका साथ मुश्किल में देना, अगर वो अपना काम नहीं कर पा रहे और तुरंत रिफर कर देते हैं कि आप राममूर्ति में जाइए, आप यहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, आप दिल्ली जाइए, आप संजय गांधी जाइए, लखनऊ, तो आप मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या किसी आम आदमी का दोष है? नहीं है।
लेकिन आम आदमी की जब कमर टूटती है तो वही बकायादार बनता है और वही फिर जेल जाता है जब उसको नहीं दे से उसके घर की कुड़की होती है। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? क्यों? नए नौकरियां कहां से आएंगे? इतने सारे नौजवान लड़के लड़कियां बैठे हैं मेरे सामने। लगभग हर आदमी के प्रश्न में, दिल में एक प्रश्न है कि भाई आगे क्या करेंगे, कैसे होगा? माँ बाप परेशान हैं, कैसे होगा? निजीकरण के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं रोजगार प्रणाली के बारे में, रोजगार प्रक्रिया के बारे में। और वो प्रश्न ये है कि अगर निजीकरण हर चीज का हो जाएगा तो क्या उसमें जो आम लोग काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी, क्या वे सारे लोग सुरक्षित रहेंगे? क्या उनकी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी? वो नहीं रहेंगे। वो इसलिए नहीं रहेंगी क्योंकि जो सेठ उन कंपनियों को ले रहा है वो मुनाफा, प्रॉफिट कमाने के लिए ले रहा है, और वो तो एक मिनट भी नहीं रखेगा किसी एक एक्स्ट्रा आदमी को। सरकार एक बिजनेस नहीं है, लेकिन जो बिजनेस कर रहा है वो क्यों 10,000 20,000 एक्स्ट्रा लोगों को रखेगा? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, निजीकरण के वजह से, केवल निजीकरण के वजह से उत्तर प्रदेश के 18 लाख लोगों को, 18 लाख लोगों को पिछले 5 साल में नौकरी से हटाया गया है, केवल निजीकरण के वजह से। क्योंकि सेल बेच दिया, BHEL, रेल, ये वो, एयरलाइन, और जो 1-1, 2-2, 5-5, 10-10, 20-20, 50-50, 10-10 हजार नौकरी कर रहे थे, वे सब हट गए। अब उत्तर प्रदेश वैसे भी बेरोजगारी के चपेट में है। अब 18 लाख और आदमी बेरोजगार होगा तो उसका असर कम से कम 1 करोड़ लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 5-7 लोग एक परिवार में होते ही हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यहां अभयपुर के लोग हैं, भगवंतपुर के लोग हैं, सायर के लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सरकारी नौकरी पहले आम आदमी के लिए एकमात्र नौकरी थी जिसके लिए आदमी अप्लाई कर सकता था। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्योंकि अगर टाटा बिरला के यहाँ आम आदमी जाता तो उसको ये कहते कि भैया आपकी महंगी शिक्षा नहीं है, आप अच्छे तरह से अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे, आपका ग्रामीण आचरण है, आप यहाँ पे फिट नहीं होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर अब निजीकरण में यहाँ अभयपुर और भगवंतपुर और नदी पार के क्षेत्र के नौजवानों का कोई हिस्सा नहीं रहेगा, तो क्या धीरे धीरे 2 भारत नहीं बनेंगे? एक भारत जो आसानी से आगे दौड़ रहा है और एक भारत जिसका भट्टा बैठ रहा है पीछे, और वो भारत है 90% भारत, क्योंकि 90% यहाँ हमारे गांव देहात के लोग हैं। पिछले 7 साल में 28 करोड़ लोगों ने सरकारी एग्जाम लिखे हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है। 28 करोड़ लोगों ने सरकारी एग्जाम लिखा है, और उस 28 करोड़ लोगों में कितने लोगों को नौकरी मिली है? 7 लाख। 28 करोड़ लोगों ने पूरे देश में सरकारी एग्जाम लिखे हैं और 7 लाख नौकरी मिली है। तो आप समझो क्या प्रतिशत हुआ।
और बाकियों का क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूं, पहले हमारे देश में इंजीनियरिंग बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी कि अगर आप इंजीनियर हो तो आपकी तो नौकरी तय है। हमारे देश में 15 से 20 लाख इंजीनियर और आईटी कंप्यूटर के प्रोफेशनल हर साल स्नातक हो रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, 15 से 20 लाख। लेकिन नौकरी कितने लोगों को मिल रही है? 15% लोगों को। अब एक बात मैं पूछना चाहता हूं, एक गांव का आदमी जमीन बेच के अपने बच्चे को पढ़ाता है, आसान नहीं है। और जब वो पढ़ाता है और 10-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए खर्च करता है और उसके बाद वो बच्चा बेरोजगार होता है, तो क्या परिवार के ऊपर 5 गुना बोझ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? क्या मनोवैज्ञानिक बोझ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? इसका तोड़ क्या है? नया रोजगार कहां पैदा हो रहा है? स्थायी रोजगार स्थायी नहीं रह रहा। क्यों? क्योंकि सारा नया रोजगार संविदा पे है, कॉन्ट्रैक्ट पे। अब संविदा के साथ दिक्कत क्या है? संविदा के साथ दिक्कत, आज ये पुलिस वाले हमारे पीछे साथ हैं, ये क्यों सुरक्षित हैं? क्योंकि इनकी नौकरी स्थायी है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? यहां से वहां भेज दिए जाए, वहां से यहां भेज दी जाए, बट इनकी वर्दी नहीं उतारी जा सकती। एक बार पहन ली तो 30-40 साल के लिए एक जीवन स्थायी होता है, स्थिर होता है, सेट होता है। लेकिन अगर मैं इनको बोलूं कि आप एक काम करिए, आप 1 साल के लिए वर्दी पहन लीजिए और काम करिए, फिर मैं आपका काम देखूंगा, तो ये कहेंगे कि साहब हमको ये काम सीखने के लिए ही 2-3 साल लगेंगे। ये प्रक्रिया कोई एक दिन में तो आदमी सीखता नहीं है। कैसे पब्लिक से डीलिंग होती है, कैसे न्याय की प्रक्रिया की जांच पड़ताल होती है। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? एक अफसर बनने में, एक आर्मी का योद्धा बनने में, अब अग्निवीर का वरुण गांधी ने विरोध क्यों किया? मुझे एक बात बताइए, अग्निवीर में अगर 5 साल में 40% लोग निकाले जाएंगे, अब 5 साल में 40% लोग निकाले जाएंगे, मुझे एक बात बताइए, सरहद पे जो आदमी अपने जान पे खेल के हमारे देश की रक्षा कर रहा है, अगर 5 साल बाद उसको निकाला जाएगा और वो गांव आएगा और उसके पास काम नहीं होगा और छोटा मोटा काम करेगा, बर्तन मांजेगा, स्कूल में ये करेगा, वो करेगा, तो मुझे एक बात बताइए, क्या पूरे सेना के मनोबल के ऊपर ठेस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? क्या पूरे देश के ऊपर इसका असर होगा कि नहीं होगा? जब आर्मी का आदमी सेना के कपड़ा पहन के नाली साफ करेगा, तो क्या विदेशों के अखबार में नहीं दिखाएंगे कि हिंदुस्तान में यह सम्मान है सैनिक का? देश चलाना कोई कंचे का खेल नहीं है। देश संवेदनशीलता से, गंभीरता से और गहराई से चलाया जाता है और हर एक निर्णय का 1000 बार सोच के, उसके हर पहलू पे सोच के बनाया जाता है। आज मैं गांव के सारे लोगों से पूछना चाहता हूं, जो यहां शिक्षा मित्र हैं, जो संविदा कर्मचारी हैं, आशा बहू हैं, आंगनबाड़ी हैं, क्या कोई खुश है? कोई खुश नहीं है। सब खून के आंसू रो रहे हैं। किसी संविदा कर्मचारी से पूछो क्या कहेंगे? कहेंगे साहब 10 साल हो गए हमारा मानदेय नहीं बढ़ता, हमारा स्थायीकरण नहीं होता, हमसे काम उतना ही लिया जाता है जितना सरकारी कर्मचारी से लिया जाता है। मैं आपको शर्म की बात बताता हूं, मैंने 2 हफ्ते पहले एक अंग्रेजी अखबार में पढ़ा कि जो आशा बहू और आंगनबाड़ी थे, जिन्होंने कोविड में हम सब की जान बचाने का काम किया,
वही कोविड के बाद 70% आशा बहू और आंगनवाड़ी बेचारे लोन ले लेके अपने ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लोन लेके। फिर क्या फायदा? करोड़ सरकारी रोजगार इस समय खाली है, 1 करोड़ सरकारी रोजगार खाली पड़ा है। वरुण गांधी ने एक बिल पार्लियामेंट में मूव किया पिछले साल, जिसका नाम है भरोसा भारतीय रोजगार संहिता, जिसने कहा कि जितने खाली नौकरी हैं कम से कम वे तो भर दीजिए, नए नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जो खाली रिक्त पद हैं, जो खाली पद हैं, उनको तो भर दो कम से कम। एक खाली पद नहीं भरा गया। क्यों? क्योंकि पैसे बचाने हैं। पर किसके लिए पैसे बचाने हैं? सरकार का काम कोई व्यापार या व्यवसाय का तो है नहीं। सरकार का काम है जो लोग खुद खड़े नहीं हो सकते उनको खड़े होने में 2-2 हाथ इस्तेमाल करने हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि स्थायी शक्ति नहीं दी जा रही। क्या शक्ति दी जा रही है? आटा दाल चना। चुनाव जब आता है, आटा दाल चना। तेरी मोहब्बत में हो गए फना, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। वरुण गांधी ये नहीं चाहते। वरुण गांधी ये चाहते हैं कि यहाँ जितने लोग हैं उनको भविष्य के लिए एक सम्मानजनक रास्ता मिले। वो ये चाहते हैं कि जो अवसर मेरे बेटी को मिले वही अवसर आपके बेटी को मिले। वो ये चाहते हैं जो हट्टे कट्टे नौजवान हैं इनकी जवानी बेकार ना जाए, ये देश के काम आए और उनके काम आए। वरुण गांधी ये चाहते हैं कि जो सपने एक आम इंसान के छोटे होते जा रहे हैं, ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम से सपने नहीं बनते, वो केवल सपने ही रह जाते हैं। लेकिन जो बच्चे आज देख रहे हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है और उनका काम क्या है, बस बैठ के पूरे दिन यूट्यूब देखना, अब बैठ के ताश खेलना, या कभी मोटरसाइकिल में किस नेता के पीछे पड़ना, किस नेता के पीछे बढ़ना, या इन्हीं खेतों में मजदूरी करना, या जाके अपने घर से 500 किलोमीटर दूर जाके ईंट के भट्टे पे मजदूरी करना। ये कोई जीवन नहीं है। और जब तक वरुण गांधी जैसे लोग राजनीति में है, मैं आम इंसान की लड़ाई लड़ते रहूंगा, अपनी आवाज उठाते रहूंगा। मैं यहाँ पे राजनीति में इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं अपनी जयकारा कराऊं। मैं राजनीति में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं बाकी के तरह एक कायर नहीं हूँ, मैं बाकी के तरह एक कमजोर आदमी नहीं हूँ जो केवल अपने फायदे के लिए चाटुकारिता चमचागिरी करते हैं। मैं राजनीति में आया हूँ ताकि आम इंसान की लड़ाई हम मूक दर्शक के तरह नहीं, हम एक भाई के तरह लड़ें। आम आदमी की लड़ाई के लिए आवाज उठाई जाए। आम आदमी की लड़ाई मौन के तरफ ना जाए, क्योंकि अगर आम आदमी की लड़ाई मौन के तरफ चले गई तो माफ करिएगा, हमारा लोकतंत्र भी मौन के तरफ चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। कोई काम है या कोई संकट है या किसी को कोई संघर्ष है तो आके मुझे अपनी बात बताए। जय हिंद, जय भारत।